देखिए, रे ऑप्टिक्स की जर्नी के बाद हम थोड़े से वेव ऑप्टिक्स के टर्म भी जान लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो हम जानते हैं कि जो लाइट है, असल में जब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो हमने डिस्कस किया था, इट इज़ ट्रीटेड एज वेव एंड एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर, या वी सी। देखिए, अब ना वेव ऑप्टिक्स की स्टडी में हमको ये मिलने वाला है कि जो थ्योरी है वेव की, कि जो लाइट है असल में वो वेव है या पार्टिकल है या दोनों है। ये चीज़ें कैसे कैसे सामने आपके आई हैं, पहले आपको ये जानने को मिलेगा। और हाँ, स्टार्टिंग में जो भी हम चीज़ें जानेंगे, हो सकता है कि ये रॉन्ग हो, बट एक शुरुआत के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक आइडिया चाहिए था। अगर हमारे पास शुरुआत में एक आइडिया नहीं होगा तो हम चीज़ों को आगे लेकर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पर जो भी वेव को लेकर, लाइट को लेकर ये फिनोमिना मानी गई थी, उसके बारे में सोचते हैं। देखिए, लाइट को वैसे हम कहते हैं क्या है? सिंपली अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच मेक्स अस इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी रेटिना की सेंसेशन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में हमें एक पिक्चर दिखाई देती है। उसी पिक्चर को हम क्या कहते हैं कि इमेज बन रही है। चलो ठीक है, लेकिन हम जब लाइट के बारे में बात करते हैं, उसके स्पीड के बारे में बात करते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी ओशियन कंसेप्ट, यू कैन से। एज मच एज वी विल स्टडी about the speed of light, that will be very less. So we have to see the long concept about the speed of light or depth concept speed of light. Okay, now क्या लाइट की जो रफ्तार है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये हमें सोचना पड़ेगा। लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से हमारे आंखों में आती है या हमारी आंखों से लाइट निकलती है। तो ऐसी चीजों को भी लेकर पहले के जमाने में डिस्कशन हुआ करती थी। एम्पिडिक्लिस एक पुराने टाइम पर नॉर्मल, जो पहले तो कोई फिजिक्स या फिर कोई फिजिसिस्ट नहीं हुआ करते थे, एक सिंपल एक पर्सन, उन्होंने बोला कि हमारे साथ आंखों से लाइट निकलती है इसलिए हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो पुराने टाइम के जो खलीफा हुआ करते थे, जो कि सऊदी अरब हो गया, ऐसे जो जगह पर रहते थे जिसको हम इस्लामिक धर्म के लोग मानते थे, सो उन्होंने सोचा अगर लाइट हमारी आंखों से निकले और दूर स्टार से टकरा के वापस आए तो लाइट की क्या इतनी स्पीड होगी, या फिर लाइट के पास इतना टाइम होगा कि वो तुरंत आ भी जाए, तुरंत चली भी जाए, इंस्टेंट इफेक्ट। उनको लगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी आंखों से लाइट निकलती तो आंखों को बर्न करने के बाद भी उसमें लाइट जो स्टोर है वो निकलती रहती। लेकिन फिर से एक क्वेश्चन आता है, एक सबसे जरूरी, व्हाट इज लाइट? लाइट असल में है क्या? ये क्वेश्चन जरूरी है। तो किसी भी चीज को अगर जानना है कि वो क्या है, तो इससे पहले ये देखो कि उसके साथ जो जुड़ी हुई फिनोमिना है वो क्या शो करती है। तो लाइट के साथ बड़ी सिंपल फिनोमिना देखी हमने, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और यही दोनों चीजें साउंड में भी हमें समझ में आती हैं कि साउंड भी सेम ऐसा ही नेचर दिखलाता है। साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है, साउंड भी मीडियम के बदलने से उसकी रफ्तार बदलती है। अगर मीडियम डेंसर होगा तो साउंड की रफ्तार ज्यादा होगी, मीडियम रेयर होगा तो साउंड धीरे धीरे जाएगा। मींस कि साउंड की स्पीड एयर में कम होती है और आयरन मटेरियल जो डेंसर होते हैं उनमें ज्यादा होती है, वाटर में, आयरन में, इन सब में। तो लाइट भी कुछ ऐसा ही शो करती होगी नेचर, क्योंकि उसकी स्पीड बदलने से रिफ्रैक्शन होता है। ये बेसिक कॉज हम जानते हैं रे ऑप्टिक्स में, कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन की फिनोमिना भी लाइट में देख ली, तो लाइट को भी हम ऐसा वेव मान सकते हैं। वेव किससे बनी? तो साउंड है क्या? साउंड असल में एयर के पार्टिकल का डिस्टरबेंस है, एयर के मीडियम का, एयर के पार्टिकल का। बिकॉज वी नो कि पार्टिकल क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो किसी एलिमेंट से बना हो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी होंगे, चलेगा, ठीक। तो साउंड जो है वो उन्हीं का तो प्रोपेगेशन है जो हमारे पास तक पहुंचता है, और उसके हम जो भी एनर्जी उसको सेंस करते हैं तो हम सुनते हैं, हमारी जो ब्रेन नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो लाइट में भी कोई ना कोई पार्टिकल होना चाहिए जो हमारी आंखों, जो हमारे सन से निकलता है और चल के हमारे आंखों पे किसी ऑब्जेक्ट पे आए तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं।
सो इट वॉज थॉट बाय न्यूटन। सो न्यूटन ने इसका पहला आइडिया दिया कि लाइट हो सकता है ऐसा बिहेवियर शो करती हो, कि लाइट जो है असल में एक पार्टिकल है जिसको उन्होंने नाम दिया, न्यूटन ने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। तो कॉर्पस्कल्स अगर मैं कहूं तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट पार्टिकल। तो उन्होंने कहा कि देखिए सन से जब वो कॉर्पस्कल्स बाहर निकलते हैं तो वो कुछ स्पीड से हमारे पास तक पहुंचते हैं और हमारी रेटिना को हिट करते हैं और हमें सेंस होता है। उसी सेंसेशन को हम लाइट कहते हैं कि भाई चीजें दिखाई दे रही है। सो न्यूटन ने इसको क्या नाम दिया? न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी। इसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहते हैं। सो इट वाज थॉट दैट कॉर्पस्कल्स क्या है? सो कॉर्पस्कल्स आर लाइट पार्टिकल, ठीक। दूसरा, इसके साथ जुड़ी हुई फिनोमेना को समझाइए। तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और रिफ्रैक्शन के टाइम पर जो कॉर्पस्कल्स हैं वो रिजिड होने चाहिए। ऐसे हैं इलास्टिक भी और रिजिड भी, अपनी शेप को ना बदले। ठीक, वो ऐसे दीवार पे टकराए और टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाए, ये सारी चीजें। अच्छा, लाइट से जुड़ी हुई चीज में इन्होंने ये देखा कि लाइट में कुछ कलर्स होते हैं, और न्यूटन ही थे जिन्होंने पहली बार डिस्पर्जन किया था बाय प्रिज्म। तो जो लाइट के कलर हैं उन्होंने कहा कि कॉर्पस्कल्स के डिफरेंट साइज की वजह से होते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के कुछ पॉइंट लिख देता हूं मैं। चलिए, तो कॉर्पस्कल्स के जो डिफरेंट साइज है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, वही हमारे पास कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा, लेकिन जब तक हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे तो हमारी जो भी थ्योरी बनी है वो उसको एक्सप्लेन करती रहेगी, हम उसको वैलिड मानते रहेंगे। तो एक टाइम पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जहां पर ये समझ नहीं आया कि कॉर्पस्कल्स को अगर ट्रीट करें एज ए पार्टिकल और लाइट को एज ए कॉर्पस्कल्स, तो वो एक्सपेरिमेंट को कैसे डिफाइन करें। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जैसे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या, सो हमने डिस्कस किया था। देखो, इंटरफेरेंस में एक अजीब ही बात होती है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक इस चैप्टर से हटके थोड़े डिटेल में ले चलता हूं। देखो कैसे, हम अगर मान लें ये ऐसी कोई दो स्लिट है पतली सी, ये हमने ली। स्लिट मतलब कोई भी हिस्सा हो सकता है, लकड़ी का या किसी भी चीज़ का। ये इसके दो हिस्से हैं, इस तरह से हमने इसको ऐसे अरेंज कर रखा है, 1 2 3। इनकी खासियत ये है कि यहाँ पर दो होल हैं, 1 और 2, करेक्ट। अगर मैं इन दोनों होल से किसी भी पार्टिकल को फेंकता हूँ और वो स्क्रीन पे आके हिट करते हैं, ऐसे स्क्रीन जो पार्टिकल सेंसर हो, पार्टिकल के टकराते ग्लो करे, सेंस करके बता दे हमें। अगर मैं इन दोनों होल से पार्टिकल को थ्रो करता हूं तो पार्टिकल की पॉसिबिलिटी ये है कि वो इतने ही रीजन में आएगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दिस होल। यहां से थ्रो करेंगे तो इसी रीजन में आएगा, ये पार्टिकल नेचर है, कॉर्पस्कल्स है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट को जब इन्हीं होल से थ्रो किया गया तो पता चला कि लाइट जो है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये इधर इधर जगह पर आ रही थी और कुछ जगह पर नहीं आ रही थी। यहाँ पर नहीं आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर नहीं आई, यहाँ पर आई। और ये तभी पॉसिबल है जब ये वाटर की तरह एक वेव बना और पूरे कमरे में जैसे वाटर फैलता है, लाइट भी फैले। वाटर कैसे फैलता है, इससे आया, छोटा सा होल बनाते हुए ये ऐसे निकल रहा है वाटर, ये तो ऐसे फैलते हुए ये आगे बढ़े, तभी जाके पॉसिबल है कि हमारे पास इस स्क्रीन पर ये पूरी तरह से फैलते हुए बाहर आए। अब यहां पर आगे गड़बड़, बिकॉज जो ये इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है, यहां पर ये क्लियर कट करके बताता है कि देखिए लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव है। तो हमारा जो फेस है वो वेव की तरफ मुड़ गया। क्यों? बिकॉज दिस वॉज रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट, कि जिसने डायरेक्ट प्रूफ दे दिया कि लाइट पार्टिकल तो है ही नहीं, वेव है। वेव है तो ये एक्सप्लेन करो कि वेव नेचर कैसे समझाओगे। अच्छा,
थोड़ी बहुत चीज़ें और जो कॉर्पस्कल्स में फेल हो गई, जैसे अगर कॉर्पस्कल्स पार्टिकल है तो पार्टिकल जब सन से निकलेंगे तो उनके निकलने के टाइम पर जिस भी मास से निकलता है आफ्टर लॉन्ग टाइम वो मास कम हो जाना चाहिए, लेकिन सन का मास तो कम होने के बजाय बढ़ता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, तो वो तो वहां पर भी फेल हो गया। और तीसरी बात, जब लाइट अलग अलग मीडियम में जाएगी तब न्यूटन के अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम में तेज रफ्तार, लेकिन लाइट की रफ्तार डेंसर मीडियम में कम हो जाती है, और यहां पर ये भी बात फेल हो गई। सो इट वॉज द लिमिटेशन और यू कैन से फेलियर ऑफ कॉर्पस्कल्स थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो हमको वेव थ्योरी एक्सेप्ट करनी पड़ी। अगर हम वेव थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं सो वी हैव टू कंसीडर कि अगर ये वेव है तो किस चीज की वेव है, ये एयर की है, वाटर की है, या किस चीज की है ये वेव। तो इसको समझने के लिए मैक्सवेल एक आइडिया लेकर आते हैं, लेकिन उनसे पहले माइकल फैराडे, जब वो कुछ इनविजिबल लाइंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। इनविजिबल लाइंस के बारे में कैसे, तो वो इस तरह की स्टडी कर रहे थे जहां पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उन्हीं के कॉन्सेप्ट से ही तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में सोचा गया जिसके लिए न्यूटन परेशान थे। खैर, तो जब माइकल फैराडे ने इन इमेजिनरी लाइंस के बारे में बात किया तो उन्होंने ये भी सोचा हो सकता है कि लाइट भी इन्हीं फील्ड का ही एक रूप फॉर्म हो, इसी फील्ड का। बट नो वन हैज बिलीव्ड ऑन, नो वन हैड बिलीव्ड ऑन दैट टाइम। किसी ने बिलीव नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज वहां पर कोई प्रूफ नहीं था, मैथमेटिक्स नहीं थी उनकी। सो इट वॉज प्रूव्ड बाय मैक्सवेल, इट वॉज प्रूव्ड बाय मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल की मैथमेटिक्स अच्छी थी तो उन्होंने मैथमेटिक्स से इसको समझाया कि लाइट जो है वो और कुछ नहीं, इट इज द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 4th चैप्टर में देखा है हमने कैसे आता है ये। सो वी नो कि 4th चैप्टर में हमने देखा था कि दिस सिंबल वाज सीन फर्स्ट इन मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड में क्या निकल के आता था, ये B इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये कूलम्ब्स फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें निकल गया फिर K1 K, ये तो यही है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बट टेक केयर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज नथिंग बट 10 to the power minus 7। आई एम फॉरगेटिंग अबाउट यूनिट्स। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 times 10 to the power 9। अगर दोनों तरफ से हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर ले जैसे इन्होंने किया है, हम देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट। 4 पाई यहां से हटेगा तो यहां आ जाएगा। अब अगर 4 पाई यहां से हटेगा तो यहां आ जाएगा, और इसको हमें एप्सिलॉन नॉट बनाना है तो इसको पलट लेते हैं। सो दिस विल बी 1 अपॉन, और 10 to the power minus 9 ऊपर रहने दो क्योंकि नीचे पलटेंगे तो 10 की पावर 9 नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो -9, 9 into 4 पाई। करेक्ट। अब ये दो हमारे पास नंबर आ गए, म्यू नॉट की वैल्यू एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा रिजल्ट? सो लेट्स सी। So mu naught epsilon naught. What is mu naught? 4 pi times 10 to the power minus 7 times epsilon naught 10 to the power minus 9 into 4 pi कैंसिल। ठीक है, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? 10 to the power minus 16 अपॉन 9। नीचे लिख लो इसको। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, या फिर एक काम करते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम इसको रिवर्स कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1 में तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, इक्वल्स टू, अभी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 to the power 16। करेक्ट। पलट लेंगे तो ये नंबर ऊपर आ जाएगा। सो इट विल बी 9 times 10 to the power 16।
है ना, इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो 1 है हमारे पास, माइनस था, नीचे आ गया तो प्लस, पलटेंगे तो 1 नीचे, ये ऊपर। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर है 3 × 10⁸ एंड इट्स स्क्वायर। और ये क्या है, और ये चीज़ क्या है, ये वही स्पीड है जो लाइट की स्पीड होती है। एंड इट वॉज कैलकुलेटेड, इट वॉज नॉट कैलकुलेटेड बाय माइकल फैराडे, ये माइकल फैराडे से पहले ही कैलकुलेट की जा चुकी थी। गैलीलियो ने भी अटेम्प्ट किया, ऑल रीमर जिन्होंने पहली बार हमें इसका कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट की स्पीड लगभग इतनी होती है। सो ये लगभग वाला जो रेशियो था ये भी उसके परफेक्ट एकदम नियर मैच कर रही थी। तो यहां से निकल के आ गया कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट आ जाएगा। तो यहां से निकल के आया कि देखिए लाइट की जो स्पीड है ये वही स्पीड होनी चाहिए जो स्पीड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की होती है। और जब ये बात माइकल फैराडे को पता चली तो वो बूढ़े हो चुके थे। जब मैक्सवेल उनके सामने ये बात लेकर आए, ही वो सॉल्व्ड कि जो उन्होंने बहुत पहले कहा था वो ट्रू निकला। उन्होंने कहा था कि लाइट की स्पीड लगभग जो इस लाइट है वो असल में और कोई नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी की फैमिली की है। और मैक्सवेल ने दिखलाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी रफ्तार और कुछ नहीं लाइट के ही बराबर है। इसका मतलब कि लाइट और कोई नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो यहां से प्रूफ उन्होंने बताया एक कि भाई हाँ कि लाइट जो है इट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, अगर आगे की बात पे ले चलें तो जो मैक्सवेल ने कहा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बात कारगर निकली। बट एक चीज का भी डाउट था, अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड, तो एक क्लियर कट तो हो चुका है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल है ना ही मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल है। तो न्यूटन की थ्योरी तो वहीं पर खत्म हो चुकी थी, तो वो तो पूरी तरह से खत्म। मैक्सवेल ने सपोर्ट किया किसको, वेव थ्योरी को। सपोर्ट करते हुए एक दिक्कत आ गई, अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये बताओ वेव को चलने के लिए चाहिए मीडियम। साउंड एक वेव है, मीडियम क्या है, एयर, वाटर, आयरन, कोई भी डेंस मटेरियल। ठीक, वाटर भी एक वेव बनाती है, अपनी लहर बनाती है, तो उसके लिए वाटर के मीडियम चाहिए। लाइट को कौन सा मीडियम चाहिए, लाइट को मीडियम तो चाहिए चाहिए, प्लस उसकी रफ्तार इतनी होनी चाहिए। और जो कहां पर मिलती है, म्यू नॉट की जो वैल्यू है, जो म्यू नॉट लिया था हमने, ये क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी तरह से जो हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कंसीडर की थी, ये भी कौन सी थी, फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस में ऐसा क्या मीडियम है जहां पर लाइट की रफ्तार ये होती है, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड इट वाज टेकन इनटू अकाउंट एज मीटर पर सेकेंड। तो फ्री स्पेस में ऐसी क्या कौन सा मीडियम है जहां पर लाइट की रफ्तार ये है। और ये समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी कि ये कैसे समझे कि फ्री स्पेस में कौन सा मीडियम है। इसके लिए हाइजन ने एंट्री ली और उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी इसके लिए। उन्होंने वेव को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई, साथ में उन्होंने जो चीज़ बताई कि लाइट अगर फ्री स्पेस में इतनी स्पीड रखती है तो फ्री स्पेस में कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए। उस मीडियम का आइडिया कैसे लिया गया, देखिए यहाँ पर हम, जैसे कि अगर हम मछली से पूछते हैं कि आप पानी को देख पाती हैं क्या, उसके पास जवाब नहीं होगा, वो क्या बोलेगी, नहीं, क्योंकि पानी को देखने के लिए पानी से बाहर आना पड़ेगा, तो हमें पानी क्लियर दिखाई देता है। अभी जैसे हम एयर को नहीं देख पाते, एयर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एयर के बाहर स्पेस से दिखती है एयर की जो ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर दिखता है वो। अब उसी तरह से स्पेस में जो भी मीडियम है हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्पेस के बाहर, और ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो हमने इसके लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ले लिया।
हाइपोथेटिकल मीन कि ऐसा होना चाहिए, तो ये एक आइडिया ले लेते हैं। सो स्पेस के बाहर एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया गया, हाइपोथेटिकल मीडियम, और उस मीडियम का नाम उन्होंने दिया ईथर। ईथर। तो उन्होंने कहा कि ईथर में ये स्पीड होनी चाहिए। ईथर कैसा है? एक ओशन की तरह जिसमें सब चीजें फ्लोट कर रही हैं। तो अर्थ, सन, एवरीथिंग इज फ्लोटिंग इन दिस मीडियम। और ईथर में वो लाइट जो है कैसे प्रोपेगेट कर रही है? जैसे साउंड प्रोपेगेट करता है, एनर्जी दी आगे की तरफ। और ये प्रोपेगेशन क्यों लगा रहा हूं, मूव क्यों नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से साउंड आगे बढ़ता है वैसे ही ईथर में लाइट आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्या ईथर है? ये बड़ा डाउट है। हमने तो बस माना है। अब मानी हुई चीज हम कैसे एक्सेप्ट करें फिजिक्स में? प्रूफ तो करनी पड़ेगी कि ईथर है कि नहीं। तो इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट ले जा रहा हूं 12th क्लास से, समझ लेते हैं। ठीक है, चलो, ईथर है या नहीं इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूं कॉन्सेप्ट पे। और ये एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ आगे के लिए काम आएगा। सो ईथर का टेस्ट कि ईथर है कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया इसने, क्योंकि पूरी दुनिया बदल दी है। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट। हाँ, जो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा ये दुनिया का सबसे निराशा भरा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सबसे सक्सेसफुल भी यही है। मतलब फेलियर भी है और लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी यही है। थोड़ा सा अजीब है एक्सपेरिमेंट, इसलिए इसको समझते हैं। सो ईथर का टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ ईथर। और इसको कैसे हम लाएं एग्जिस्टेंस में, कि कैसे माने कि ईथर का टेस्ट कैसे करें। तो देखिए, मैक्सवेल का सिंपल एक बात कहना था कि देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से निकलती है। और जब हम किसी भी मूविंग कार या मूविंग बाइक या मूविंग कोई भी सोर्स होगा, अगर सोर्स की बात करें तो लाइट के सोर्स बहुत सारे हैं। कार की हेडलाइट, टॉर्च, ट्रेन की हेडलाइट, जो भी सारी चीजें सोर्स है लाइट का। अगर ये मूव कर रही हैं सपोज 20 की रफ्तार से, लाइट की जगह बॉल मान लो, बॉल की रफ्तार 30 है। ठीक, कोई ऑब्जर्वर जो उस चीज को सब कुछ देख रहा है कि हाँ ट्रेन जा रही है, इसमें बॉल है, और कोई इसको बाहर से देखता है, उसको दिखाई देगा कि जब बॉल ऐसे यहां पर, मानो कि ये बॉल की तरह इसको ट्रीट कर लिया हमने। ठीक है, अब जो ट्रेन के साथ जा रहा है, जिसके पास बॉल है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना बॉल चल रही है, बिकॉज चलना मीनिंग क्या, पोजीशन का बदलना। उसके लिए तो पोजीशन अभी भी यही है, चाहे वो कितना भी आगे चले जाए। तो बाहर से देख रहा है, उसको क्या दिख रहा है? पोजीशन तो बदल रही है ना कंटिन्यू, तभी तो बॉल आगे जा रही है। और ये स्पीड कितनी होगी जो ट्रेन की है? 20। एक टाइम आता है वो ट्रेन वाला ऑब्जर्वर बॉल को फेंकता है, उसके लिए 30 स्पीड है। और जो बाहर देख रहा है वो क्या बोलता है, पहले 20 दी, अब 30 और ऐड कर दो। कितनी रफ्तार हो जाएगी? 50 हो जाएगी। लेकिन ये रूल लाइट के साथ बिल्कुल फॉलो नहीं होता। उन्होंने कहा था कि लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स, मोशन ऑफ सोर्स, कि जब मोशन सोर्स कितनी भी तेज चलता हो, अंदर वाले के लिए और बाहर वाले के लिए, दोनों के लिए लाइट की रफ्तार वही आएगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स। ठीक है, क्यों नहीं करता है, कैसे नहीं करता है, खैर वो डिफरेंट है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। अगर सोर्स से ये इंडिपेंडेंट है तो अब देखो क्या इसमें आइडिया लाया गया, बहुत अच्छा सा आइडिया था। सबको पता है कि लाइट की रफ्तार उस पर डिपेंड नहीं करेगी कि जो सोर्स है वो कितनी तेज चल रहा है। तो मान लो कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है, इसके पास स्पीडोमीटर, एक और है उसके पास भी स्पीडोमीटर, यहां पर लाइट का सोर्स, यहां पर भी लाइट का सोर्स। ठीक, दोनों से लाइट निकलती है और आगे बढ़ती है। इसके स्पीडोमीटर में लाइट की रफ्तार कितनी मिलती है? इतनी। तो वो ये पता है क्या कहता है? ये कहता है मुझे तो पता है कि मैं जो हूं, मैं चल नहीं रहा हूं,
अब ये कितनी भी रफ्तार से चले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चल रहा हूं कि नहीं, नहीं, साफ साफ पता चलता है। पता है क्या चीज कर रहा हूं मैं? तो सुनो, ये एक ऐसी चीज कर रहा हूं मैं जो शायद उस टाइम की हिस्ट्री को पूरा चेंज कर देता, जो आज हम पढ़ते हैं। मोशन से जुड़ी हुई कहानी क्या पढ़ते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कि हाँ, एक ऐसा मोशन जिसको हम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। न्यूटन ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले कि ऐसा कोई मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट, मैकेनिकल मीन्स कोई बॉल के थ्रू या कोई भी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल लगाएं, उनसे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि हम पता लगाएं कि हम मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट कर सकें। अभी जैसे यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट है आपके पास कि आप सन के अराउंड चल रहे हो, तो इट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब इस मोशन को वो डिटेक्ट करने जा रहे थे, मैकेनिकल तो हार गया, लेकर आए ऑप्टिकल। मैक्सवेल का आइडिया बड़ा शानदार था। क्या उन्होंने कहा? देखिए, लाइट की स्पीड है, वो तो कांस्टेंट रहती है, ये चले ना चले क्या फर्क पड़ता है। अब इमेजिन करना, स्पेस में, फ्री स्पेस में, वहां पर हमारे पास एक लाइट का सोर्स, ठीक है, जेट प्लेन, वो तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, तो हम क्या करें? यूनिफॉर्म मोशन कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं ना। तो हमारा जो मोशन है, हम ये ना बता पाए कि चल रहे हैं कि रुके हुए हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ठीक है, हम चल रहे हैं ये पता ना चल पाए, इसी को तो कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैंने पता लगा लिया कि मैं सन के अराउंड चल रहा हूं, तो मोशन हो गया ना डिटेक्ट। तो यही तो करने की सोची उन्होंने। अब मानो कि एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहाँ पर, अब इसको पता ही नहीं कि चल रहा है कि रुका हुआ है, अगर इसको पता लग जाए कि ये चल रहा है, कहानी खत्म, यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट हो गया। अब वही केस यहाँ पर लिया गया, ये चले ना चले फर्क नहीं पड़ता, अगर ये रुका हुआ है तो ये पक्की बात है कि राइट कितनी रफ्तार मिलेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये पक्का है अगर ये रुका है तो। लेकिन अगर ये इधर जाए या इधर आए तब फर्क पड़ेगा। लाइट की तरफ जाएगा तो जो लाइट की रफ्तार इसको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, लाइट से दूर जाएगा तो रफ्तार कम मिलेगी। बस इसको तो पता ही नहीं ना कि ये पास आ रहा है कि ये दूर जा रहा है, इसको तो ये नहीं पता। अब ये चले या ना चले, मान लो रुका हुआ है ये, इसको पता ही नहीं कि ये आगे आ रहा है, इसको लग रहा है कि ये यहीं पर है और ये आगे बढ़ता है। जैसे मून का केस ले लो, मार्स का, दूसरे प्लेनेट का केस ले लो, है ना। अब हमें क्या लगता है कि भाई देखो, मून जो है हमारे कितना करीब आ रहा है, फिर दूर जा रहा है, फिर कितना करीब आ रहा है, ऐसा होता है ना। क्या पता हम ही मून की तरफ जा रहे हो, पता चला नहीं। सन का केस देख लो, हमें क्या लगता है भाई, अभी सन जो है उसके 2 पॉइंट होते हैं ना, हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था 11th के, कि ये सन है तो अर्थ ऐसे चलती है, कभी पास में तो कभी दूर में। और हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि सन हमारे पास आ गया, सन हमसे दूर चले गया, ये हमें दिखता है। सेम, इसको थोड़ी ना पता कि ये पास आ रहा है, ये बोलेगा मैं तो वहीं पर हूं, ये चल के इसकी तरफ आएगा। लेकिन अगर ये चले या ना चले, मान लो चल के भी आता है इसकी तरफ और इसको लग रहा है कि ये खड़ा हुआ है, तो इसको रफ्तार कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी। अगर ये चल के इसके पास आया, ये रुका हुआ है। लेकिन अगर इसने किसी को बोला कि मैं नहीं चल रहा हूँ, ये रुका हुआ हो, ठीक है, ये चल के इसकी तरफ आता है, तो रफ्तार इतनी मिलेगी। इन केस लाइट की रफ्तार कुछ और नंबर मिल गई, ज़्यादा मिल गई, तो क्या बोलेगा? क्या ये बोलेगा कि ये चल रहा था या फिर ये रुका हुआ था? इसे चलने या रुकने से क्या फ़र्क पड़ता है? रफ्तार थोड़ी ना ज़्यादा मिलेगी। रफ्तार कब ज़्यादा मिलेगी? एक ही केस है, जब ये आ गया है, ट्रू, तो ये पता लग जाएगा। तो इसी बात को लेकर सबने आइडिया दिया। मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, बस छोटा सा ब्रीफ में थोड़ा सा, कि मीडियम को कैसे पता लगाना था। ऐसे ही पता लगाना था। देखो कैसे, हमने ये सोचा था कि देखो ये अर्थ है, अब अर्थ हमारी कहाँ पर है? तो मैक्सवेल ने कहा कि अर्थ जहाँ पर है वो एक ईथर मीडियम है, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं। अभी जैसे हम एयर में रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, ये मैं सोचना कि ईथर हमसे ऊपर ऊपर है, नहीं, हर जगह ईथर है, याद रखना, ईथर हर जगह है, क्योंकि हम स्पेस में तो हैं इस टाइम पर, तो ईथर हर जगह है। अगर अर्थ मान लो आगे चलती है, ठीक है, तो जो ईथर होगा उसको ऐसे कॉन्सेप्ट माना कि वो रुका हुआ है, मीडियम जो है वो रुका हुआ है। जब हम आगे जाएंगे तो बताओ मीडियम कहाँ जाएगा? ऑब्वियस, मीडियम कहाँ जाएगा? पीछे, ये सब ना। और मीडियम में ही तो लाइट मूव कर रही है ना। अगर मीडियम पीछे जाएगा और हम आगे जाएंगे, और लाइट को अगर हम यहाँ से कोई छोड़ता है, सन वगैरह, तो हमें इस
ईथर की वजह से जो ईथर इधर की तरफ आ रहा है तो लाइट की रफ्तार में चेंज आएगा, लाइट की रफ्तार ज़्यादा मिलेगी ज़्यादा। जैसे मानो कि बॉल है वो एयर में आ रही है, अगर एयर भी इस तरफ है तो बॉल की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, तो लाइट की स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक, ऐसे में हमने सोचा, फिर हमने सोचा कि अगर देखो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, इसके लिए इंटरफेरेंस लगाया था, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसके, बस सिंपल बता रहा हूँ मैं। तो ये सोचा गया कि ऐसे में लाइट की रफ्तार ज़्यादा मिलेगी, एक्सपेरिमेंट किया और देखा ये रिजल्ट कि लाइट की रफ्तार ज़्यादा मिले ही नहीं, बल्कि ये ट्रू था कि अर्थ चल रही है सन के अराउंड। अगर अर्थ नहीं चलती तो जो 11th में पढ़ा था हमने केपलर्स लॉ कि अर्थ सेंटर पर है बाकी सब चल रहे हैं, तो केपलर लॉ गलत हो जाता। केपलर ने क्या कहा था कि अगर अर्थ को सेंटर में लोगे तो सोलर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, तो सेंटर में कौन है, सन, और बाकी सब चल रहे हैं, तो अर्थ तो चल रही है, ये पक्का था। लेकिन मिला क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट से, कुछ कारण हो सकते हैं। ईथर नहीं है, फेल है, लेकिन उस टाइम पर साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें भी कही थी, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ईथर नहीं है, ये हो सकता है, बस एक ही इनको रास्ता दिख रहा था कि मीडियम जैसी कोई चीज नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर मीडियम नहीं है ईथर तो लाइट आती कहां से, ये सवाल खड़ा हो गया। अगर मीडियम नहीं तो लाइट की रफ्तार को बदलेगा कौन, कोई नहीं बदल सकता फिर तो लाइट की रफ्तार को, तो लाइट की रफ्तार हमेशा के लिए फिर मान ली गई। अब चाहे ऑब्जर्वर आगे जाए चाहे पीछे जाए, अब जैसे ये आगे जाने इसके पीछे, इसके आगे जाने या पीछे जाने से रफ्तार में चेंज आता, लेकिन रफ्तार में चेंज नहीं आया। जो लाइट की रफ्तार है उसमें चेंज नहीं आया जब अर्थ आगे जा भी रही थी तो भी। तो जब अब ऑब्जर्वर भी चाहे वो आगे जाए या पीछे जाए, लाइट की रफ्तार कभी अलग मिलेगी नहीं, तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को ऑलवेज के लिए कांस्टेंट मान लिया गया कि लाइट की रफ्तार किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, तो वो हमेशा के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है। फिर अब अगर वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसीलिए इसको क्या दे दिया नाम, सी, उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट मान लिया बस। इन मीडियम के चेंज होने से, और ये मीडियम कहाँ चेंज होते हैं, वाटर में, तो इसलिए लाइट की रफ्तार वाटर में अलग मिल जाती है। तो जो ईथर की जो कहानी थी कि भाई ईथर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको भी काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाया गया, बट इट वॉज गिवन बाय हाइजन। अब हाइजन ने इस वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या एक्सप्लेन किया है ये देखेंगे पहले पार्ट में हम। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए कारगर हैं कि लाइट एक वेव है, वो एक्सपेरिमेंट पक्का एक ठप्पा लगा देते कि हाँ लाइट वेव ही है। अगर लाइट वेव है तो मीडियम का है, मीडियम तो पता नहीं चल रहा था मीडियम का। तो यहां से खड़े होते हैं सारे के सारे डाउटफुल कॉन्सेप्ट। खैर, तो लाइट को एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट अभी हम हाइजन की बात सुनते हुए चलेंगे कि लाइट जो ईथर है वो एग्जिस्ट करता है, तो कैसे कैसे नेचर शो करेगा इस बारे में समझते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, तो हाइजन्स वेव थ्योरी, इसको देखते हैं अब। सो हाइजन्स वेव थ्योरी में क्या था कॉन्सेप्ट, देखो पहले तो बड़ी सिंपल बात थी, इट इज ए वेव, इन्होंने कहा। दूसरा, कलर जो है अब पार्टिकल तो हट गया, तो किसका साइज बदले, उन्होंने कहा साइज मत बदलो, लाइट का अलग अलग कलर उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। लाइट अगर एक दूसरे मीडियम में है तो वेवलेंथ अलग, किसी दूसरे मीडियम में तो वेवलेंथ अलग। लाइट के पास क्या क्या कैरेक्टर है, वेव, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एनर्जी कैरी करती है, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें लेके देखे गए। ठीक, अच्छा, अगर ये सब कॉन्सेप्ट हैं इसमें कि लाइट के पास ये सारे कैरेक्टर हैं, तो एक चीज़ और, प्रोपेगेशन, इसको समझते हैं। देखिए, आपने वेव, एक पानी की वेव देखी होगी, जब तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं हम, तो क्या हमें दिखता है फिनोमिना, वो फिनोमिना कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। कुछ इस तरह से मान लो, ठीक है।
ये देखो ये क्या है, ये पानी का ऊपर का हिस्सा है, यहाँ शुरू होगी, ये लाइट वेव ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, और ये ऐसे मूव कर रही है। और आपने पानी में देखा होगा, पानी मूव करता है ना ऐसे। ये टॉप का हिस्सा क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। और अगर कोई पेपर का पीस यहाँ पर हो तो उसकी एनर्जी पहुंचते पहुंचते ये पेपर का पीस यहां आ जाता है। क्या यहां का पार्टिकल चला? नहीं। तो ये कैसे गया वहां पर? तो ये ऐसे गया जैसे कि यहां पर एक चौक का पीस है, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो एनर्जी लेकर यहां गिर जाएगा, फिर वहां चले जाएगा। तो जो बोट होती है या कोई भी पेपर का पीस, वो इन वाइब्रेटिंग मीडियम की एनर्जी की वजह से आगे प्रोपेगेट, आगे चलता है। चलने के लिए क्या मीडियम चला? नहीं। मीडियम क्या किया? बस एक जगह ऑसिलेट करता है, और हमें दिखता क्या है कि इसकी एनर्जी आगे बढ़ रही है, इसलिए मूव नहीं, प्रोपेगेट, कि वेव प्रोपेगेट कर रही है। मूव करने का मतलब ये खुद ही चल के वहां पहुंच गया, तो ये चलता नहीं है, इट प्रोपेगेट्स ओनली। सो वेव प्रोपेगेट्स। ठीक, अच्छा, फिर से इसकी डायरेक्शन क्या है प्रोपेगेशन की? तो ये रही, इसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। और ये हर तरफ जाएगी, यहां भी, यहां भी, इधर, 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 इन ऑल डायरेक्शन इट विल स्प्रेड, इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर ये सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट ये फैलती है, तो अब ना इसके लिए एक टर्म जोड़ देते हैं हम, जैसे ओशन की वेव, वाटर वेव जब हमसे ऐसे आके टकराती है, उसके सामने वाला हिस्सा में धक्का लगाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो हमारे पास, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं सामने, तो आपके सामने कौन सा हिस्सा आ रहा है? ये वाला। तो ये एक फेस लेकर, फ्रंट वाला पोर्शन लेके आपके सामने आता है, और इसी फ्रंट के पोर्शन को हमने क्या नाम दिया? वेव फ्रंट। तो ये हर जो आपको ये स्फेरिकल दिख रहे हैं ना इस तरह से शेप में, ये क्या है? वेव फ्रंट। इट इज योर वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट के लिए हाइजन ने अलग अलग समझाया कि कैसे कैसे किस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे जब अलग अलग तरह से लाइट प्रोपेगेट करेगी। कोई स्फेरिकल डायरेक्शन में चल रही है तो किसी को हमने कन्फाइंड करके एक सिलेंडर में भर के छोड़ दिया, तो कुछ अलग चल रही है। तो इसलिए सब नेचर अलग अलग दिखने को मिलेंगे आपको। लेकिन कहानी क्या है कि अब यहां पर ये जो वेव फ्रंट है क्या है? तो देखो, एक ऑसिलेट करता हुआ पार्टिकल का नेचर कैसा होता है ये समझना पहले। ये एक पार्टिकल यहां पर है, ये सर्कल में ऐसे चलता है, इसके साथ हमने परछाई बांध दी यहां पर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये परछाई ऊपर आ जाएगी, ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर तो ये इधर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इधर आ जाएगा, इधर, ये इधर। तो क्या हो रहा है? ये पार्टिकल कुछ एंगल बना के ये चलता है सर्कल में, लेकिन ये पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट। अगर ये ऑसिलेट करता है तो नेचर पहचानना, एक वेव बनाता है ये, इसलिए इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। सो इट इज मेकिंग अ वेव। अच्छा, एक चीज, इसकी लोकेशन को बताना है तो हम एंगल बता सकते हैं 45 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन अगर हमें यह बताना हो कि इसकी पोजीशन क्या है तो क्या बोलोगे? हमने बोल देंगे सिंपल सिंपल, जहां पर अगर ये पता लग जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये पता लग जाएगा, सिंपल है। क्या कहा कि घूमते हुए पार्टिकल के पास एंगल है, समझ में आता है। सीधे चलने वाले पार्टिकल को आप एंगल से बता रहे हो, इट इज डिफरेंट। सीधा चलता, जो पार्टिकल सीधा चलता है उसके पास कहां से एंगल आया? लेकिन एंगल तो नहीं आया ना, लेकिन उसको हमने एंगल के टर्म में बता दिया बड़े आसानी से। 45 डिग्री ये यहां पर होगा, क्यों? हमें पता है कि ये कहां पर होगा, इस पार्टिकल से परपेंडिकुलर। तो एंगल के टर्म में बताना पड़ गया ना हमें, और समझ में आता भी है। इसीलिए जो ये एंगल है इसके लिए वो एंगल, लेकिन जो चलता हुआ पार्टिकल है सीधा, वही एंगल कहलाएगा इसके लिए फेज।
इसका हम क्या टर्म देते हैं, फेज, ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल के लिए। ठीक, अब हमने इनके लिए भी फेज वर्ड यूज किया। सो वेव फ्रंट में ये जो आप देख रहे हो सारे के सारे ये क्रेस्ट पे आके मिलते हैं, π/2। देखो 0 मैक्सिमम गया टॉप, 0 मैक्सिमम गया टॉप पर, कितना एंगल, और एंगल नहीं फेज बोलते हैं, कितना फेज, π/2, 90 का, क्योंकि यहां से आते वक्त कितना एंगल बनेगा, 90। ठीक है, फिर नीचे आता है, नीचे आता है कितना बनाएगा फेज, 0 से पाई मतलब 180। ठीक है, तो ये पाई पे आ गया 180, फिर उसके बाद 270, 3π/2, 2π, 360। तो ऐसे कर रहा है ना बिहेवियर। हाँ, ये बात जानते हैं कि जो ऊपर वाले पॉइंट है उनका स्टार्टिंग से 0 से कितना फेज रहेगा, सबका फेज सेम रहता है। इसके लिए भी π/2, इसके लिए भी π/2, जो जो ऊपर पहुंचेगा सबके लिए π/2। तो इसीलिए जितने भी ये क्रेस्ट हैं 0 से, इन सबका फेज सेम है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका। तो क्या कहा वेव फ्रंट को हमने, इट इज कलेक्शन और लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन विच हैज सेम फेज। तो कलेक्शन है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वाइब्रेशन का। किसके वाइब्रेशन है, लाइट के, पॉइंट्स ऑफ लाइट वाइब्रेशन विच आर इन सेम फेज। सो इट इज योर वेव फ्रंट। ठीक, तो ये वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार हम, इसको